नमस्कार जी। मैं केशु। बड़े लंबे समय से आप सब लोग चाह रहे थे कि हम लोग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से बात करें और उनके पिछले यानी कि उनके बुज़ुर्गों के छोड़े हुए उस स्थान की बात करें, उनके साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू भी करें जो आपने कभी ना सुनी हो, कभी ना जानी हो, स्पेशली 47 के हवाले से। और आज वो दिन आया है जब हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी ओर 14 अगस्त को विभीषिका दिवस खुले रूप से मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आज की बात अगर करें तो विभाजन दिवस तो मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं विभाजन की जो विभीषिका है, उसको आप किस तरह से देखते हैं विभाजन विभीषिका के बारे में? देखिए, आज हम देश की आज़ादी के एक दिन पहले की चर्चा कर रहे हैं। आज़ादी हमें मिली 1947 में, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। चश्मदीद गवाह जो आज लाखों लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन नई पीढ़ी को ये पता नहीं है कि ये लाखों लोग आज़ाद होने से पहले और वो जो विभाजन की विभीषिका, वो जो पीड़ा सहन की है, आज भी वो अपने मनों में जो है उसकी जो यादें हैं वो लिए बैठे हैं। और ये जो हमारी आज़ादी है ये हमको बहुत बड़ी कीमत दे करके मिली है। हमारे क्रांतिकारी, हमारे कितने ही लोग जो शहीद हुए, और साथ में विभाजन के समय चाहे वो पश्चिमी पंजाब रहा हो, चाहे वो पूर्वी बंगाल रहा हो, वहाँ पर लाखों लोगों का जो कत्लेआम हुआ और उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो भारतवर्ष, आज़ाद भारत के अंदर आकर के रहने की अपनी जो इच्छा है उससे यहाँ आए, तो रास्ते में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ और वो पीड़ा आज भी हमको तंग कर रही है। लेकिन ये विभाजन की एक विभीषिका, इसका दिवस मनाना ये बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आपका जन्म तो भारत विभाजन के बाद हुआ है और होश संभाला आपने जब घर में, लेकिन कहीं न कहीं आपके कानों में विभाजन की बातें, उस विभीषिका की बातें और जंग की बातें ख़ास तौर पर आपके कानों में पड़ी होंगी। तो क्या कुछ था माहौल जब आपने होश संभाला? ठीक बात है, मेरा जन्म तो 1954 का है, देश का आज़ाद हुए 7 साल हो गए थे। लेकिन जब हम थोड़ा-सा होश सँभाला, और उस समय जो हमारे परिवार में, यानी आज तो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी नहीं रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी दादी जी, वो हमको उस समय की वो सारी कहानियाँ, सारी बातें जो उन्होंने सही थी, वो सब वो सुनाती थी। और जब वो सुनाती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उस समय किस प्रकार से उनको यातना झेलनी पड़ी, और सब कुछ जो कुछ था वहीं छोड़ कर के आ गए, और काफ़िलों में और रास्ते में चलते-चलते आए, और कहीं रास्ते में कैंप लगे, और बाद में यानी सालों भर बाद आज जिस स्थान के ऊपर, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो पैतृक गाँव है, निंदाना गाँव में आकर के वो बसे। बाद में कुछ वर्षों के बाद हम बनियानी गाँव में आ गए। हमारे पिताजी ने खेती की, दादाजी हमारी दुकान करते थे। लेकिन दादाजी जो वहाँ पर भी उनकी एक दुकान ही थी, लेकिन वो दुकान अच्छी चलती हुई दुकान थी, बहुत यानी अच्छा कारोबार छोड़ कर के वहाँ से वो आए। उसकी पीड़ा उनके मन में थी, लेकिन ये संतोष था कि वो बच कर के और आज़ाद भारत के अंदर आकर के और अपने काम में लग गए। देशभक्ति की जो भावना उनके मन में थी, वो पूरी हो सकी और वो यहाँ आ गए। हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारा सबसे जो वहाँ का व्यूअर है, वो ये जानना चाहता है कि आपका वहाँ पर कौन से गाँव से नाता था बुज़ुर्गों का? अ, देखिए, वो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जिला झंग में, जी, और तहसील शोरकोट तहसील थी, जी, और एक झलार होती थी, खटरा की झलार, खटरा ठीक है, वाली झलार, वो जी, गाँव का नाम ही था। हमारे ठीक है। परिवार के ही सब लोग ज़्यादातर वहाँ रहते थे, हुँ, और वहाँ पर हमारी खेती भी थी, दुकान भी थी, वाह! और एक अच्छा कारोबार जिसको कहते हैं वो था। हुँ, लेकिन चूँकि एक त्रासदी है, और उसको आखिर क्या याद करेंगे, इतना सब छोड़ना कोई बहुत आसान नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन पूरे काफ़िले के काफ़िले चल कर के वहाँ आए और यहाँ पहुँच गए। सर, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, किताबों में भी बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना है कि ना माँ बोली कोई नहीं भूलता और माँ की दी हुई लोरी कोई नहीं भूलता, यानी कि जो दूध पिलाया वो भी कोई नहीं भूलता। तो क्या आपको भी अपनी माँ बोली याद है?
जब छोटे होते थे तो परिवार के अंदर सामान्यतः माँ बोली वही बोली जाती थी जो परिवार के लोग सब बोलते थे। बाद में हम गाँव से बाहर निकल गए, दिल्ली में मैं आ गया, फिर संघ का प्रचारक बन गया। सामान्यतः हिंदी भाषा के अंदर ये सब वार्तालाप होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अब भी जब परिवार के लोग मिलते हैं, तो कभी-कभी वो माँ बोली के शब्द ध्यान में आ ही जाते हैं। और बचपन में तो बहुत ही हम बोलते थे। जी। कभी-कभी अभी भी बोलने का अवसर मिलता है तो मैं उसमें गर्व महसूस करता हूँ कि पीछे नहीं हटता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। विभाजन के समय का आप ज़िक्र कर रहे थे। क्या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी-कभी आपको कुचेड़ता हो कि नहीं, ये वाक़या ऐसा हुआ था, आज 2022 में हम लोग विभीषिका मना रहे हैं। उस दृश्य को याद करके आपको कभी-कभी उलझन होती हो, ऐसा कुछ वाक़या बुज़ुर्गों का सुनाया होगा या कोई घटित हुआ हो हमारे साथ? ज़ हाँ, एक हमारी दादी जी ने जो हमको बताया था कि क्योंकि हमारे पिताजी 4 भाई थे और दादा-दादी 4 भाई, सबका अपना परिवार था और चारों जो भाई थे वो अनमैरिड ही थे उस समय तक। तो हमारे जो सबसे बड़े जो मेरे ताया जी थे वास्तव में, वो उस दिन जिस दिन वहाँ से ये काफ़िला बन कर के क्यों अचानक ही ये एक वहाँ से निकलना पड़ गया, उनको कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। हुँ, तो उस दिन हमारे जो ताया जी थे, जो मेरे पिताजी से बड़े थे और वो कहीं दूसरे गाँव गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए होंगे या रिश्तेदारी में गए होंगे। तो हमारे दादाजी ने, मेरे पिताजी उस समय वो लगभग 16-17 साल की आयु थी, वो कहने लगे, "भई तुम्हारे बड़े भाई जो गए हुए हैं, अब हम यहाँ से निकल जाएँगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा? उनको साथ लेकर के आओ।" तो हमारे पिताजी उनको लेने के लिए चले गए ठीक है। और लेने के चले गए, इस बीच में बाकी लोगों को वहाँ से निकलना पड़ गया। अब निकलना पड़ गया तो पिताजी और पिताजी से बड़े भाई जो थे, वो दोनों पीछे रह गए। और वो जब आए तो एक ट्रेन में जब वो बैठे, उन लोगों को बताया भाई काफ़िला तो आगे चला गया है और ट्रेन में बैठ के चले जाओ। हुँ, और साथ में ये कह दिया कि इसमें खतरे भी बहुत हैं, हुँ, इसलिए कहीं भेष बदल करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे दादाजी, पिताजी उन्होंने अपना भेष बदला और भेष बदल करके और ट्रेन में बैठ कर के आए और अचानक उस ट्रेन में एक पुलिस का आदमी जो हमारे उस इलाके का ही रहता था वो, तो वो उस ट्रेन में ही था। पिताजी ने उस पुलिस के सिपाही को पहचान लिया तो फिर उनका साहब इस सिपाही को बताना चाहिए। हुँ, तब उसको बताया कि भई हम ऐसे-ऐसे भेष बदल करके आ रहे हैं, दोनों भाई हैं, इसलिए हमें सुरक्षित जो है वहाँ पहुँचाना है। तब उन्होंने अपने उस गार्ड रूम में बैठा कर के और उनको लुधियाना तक लेकर के आए और ठीक है। लुधियाना वो पहुँचे, लुधियाना में कैंप लगा हुआ था, साथ में एक स्थान है लुधियाना के पास सानेवाल। हुँ, सानेवाल में वो कैंप लगा था, वहाँ वो दोनों पहुँचे, तब परिवार के साथ आकर के मिले। तो इस प्रकार से परिवार बिछड़ भी गया था, तो परिवार बिछुड़ा, बिछुड़ करके और पुनर्मिलन वापस हुआ। आया। हाँ, एक हमारे नानी जी बताते हैं कि हमारे जो नानी जी के क्योंकि हमारे मामा जी थे, वो भी 9 भाई थे और 9 भाइयों में एक भाई ने अपनी बेटियाँ, यानी जो एक प्रकार से हमारी यानी हमारे मामा जी की बेटियाँ यानी मेरी बहनें ही हुई एक जी, प्रकार की, बिल्कुल। तो बड़ी 2 बहनें, उनको बिल्कुल अपने तलवार से गर्दन काट दी उनकी और अपने गाँव से जब चले तो ये इज़्ज़त बचाने के लिए कि उनको ज़िंदा यानी अपनी तलवार से गर्दन काट दी थी हुँ, और वहाँ किसी उनकी इज़्ज़त ना लुट जाए। हुँ, इस प्रकार की घटनाएँ भी उस समय के वो बताते थे, रोंगटे खड़े होने वाले। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को इस बात का भी इंतज़ार रहेगा कि केशव वो चीज़ क्यों नहीं पूछ रहा? मैं वो भी पूछ रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेक कर लेता हूँ। ये राशन तो बहुत घट दें वो हुँ, एक एक रोटी सवेरे खा लीजिए शाम बस। बस चटार भगवान दे भजन शब्द पढ़न लोग हाँ, भगवान कर मेर कर हाँ, काफी दिन बाद एक अफसर लगा हिंदू आई उसमें पता लगा कैंप पे हुँ, तो क्या तो ज्यादा मुसीबत है जो चनियोड़ दे अच्छा। इधर दरिया चढ़े हाँ, इधर हमला कर दें लोग हुँ, बड़े उन्होंने घंटे के 5-7 दिन बाद वाला नंबर आ राशन लोग चोरी लेन देन हुँ, दवाइयाँ तो बता के खत्म हो गया ओए होए! हम लोग हरियाणा प्रदेश में रहते हैं। हरियाणा प्रदेश सभी रंगों से रंगा हुआ है, सभी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत ही खुशगवार लोग यहाँ हैं। लेकिन मैं अपना अगर ज़ाती तौर पर कहूँ कि एक वक़्त वो भी था जब हमें स्कूल कॉलेज के अंदर उँगली करके चिढ़ाया जाता था कि तुम लोग रिफ्यूजी हो और जब आप आए, हमने आपको सुना, तो आपने भी उसी दंश के बारे में बात की, उसी आलोचना की बात की। तो कहाँ हम स्टैंड करते हैं आज?
हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें समझ आ रहे हैं, या उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम तो वास्तव में हैं ही नहीं वो जो आप हमें कहते हैं। देखिए, ये बात आपकी ठीक है। रिफ्यूजी शब्द जो प्रयोग किया जाता है, शरणार्थी जिसको कह सकते हैं हिंदी में, जी। कि जो किसी एक देश से और शरण लेने के लिए दूसरे देश में आते हैं। जी। हमारे बारे में ये नहीं था। जी। हम अपने ही देश में थे, अपने ही देश में आए हैं। केवल देश का जब विभाजन हुआ, और वो विभाजन जो है मजहबी तौर के ऊपर उसको कहा जा सकता है, और उसमें जो लोग वहाँ से आए वो बिल्कुल भी पाकिस्तान का जो देश आज बना है, जो एक जिसको कह सकते हैं कि मजहबी आधार पर बनाया गया, वहाँ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अपने ही देश में वो स्थानांतरित होकर के आए हैं। उन्होंने अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर आए। अपने ही देश में थे, अपने ही देश में कई शरारती नहीं थे। बल्कि एक किस्सा और बताता हूँ आपको। उस समय कुछ लोगों ने, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो संविधान भी उस समय बना, संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो अपने इन लोगों को जो वहाँ से स्थानांतरित होकर के यहाँ होकर के आए, तो इन लोगों को विस्थापित तो हम कह सकते हैं, विस्थापित होकर के आए, तो इन सब लोगों को कहा गया कि भी आप रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं मांगते। तो हमारे लोगों में चर्चा चली तो एक वर्ग ऐसा था भी सही जो चाहता था कि भी हमको आरक्षण मिलना चाहिए। बड़ा वर्ग ऐसा था कि नहीं, हम अपने ही देश में यानी विस्थापित होकर के यहाँ आए हैं, और हम बिल्कुल भी आरक्षण नहीं चाहते, अपने पैरों पर अपने दम पर खड़े होकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आज वास्तविकता भी है, उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से वो सारे काम जो वो करते थे यहाँ करके किए, उससे बहुत लोग और भी आगे बढ़े हैं। जी। इसलिए अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने आरक्षण स्वीकार नहीं किया। और शरणार्थी शब्द जो है गलत प्रयोग किया गया, लेकिन क्योंकि उस समय साधारणतः चल पड़ा था, पहली पीढ़ी जो उस समय विस्थापित होकर के आई थी, उन्होंने इस शब्द का एक प्रकार से इसको झेला भी सही। लेकिन आज चूँकि धीरे धीरे इतना समय बीत गया है, वो पीढ़ी बीत गई है, कहते हैं कि 30 साल के बाद पीढ़ी बदल जाती है। अब तो 75 साल हो गए हैं, इसलिए अब इस शब्द का प्रयोग कोई करता भी नहीं, होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये था वो जवाब जिसका आप अक्सर हमसे कह बैठते थे, और आज जब आप एक प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं, एक साम्राज्य आपका है, आपके दिमाग में कभी तो आता होगा, दिल में कभी तो आता होगा, कुछ तो अरमान होते होंगे कि जिस जगह को माँ बाप छोड़ के आए, दादा दादी छोड़ के आए, एक अच्छी खासी दुकान थी, क्या कभी आज 2022 में दिल नहीं करता कि एक बार देखा हूँ, आज तो मेरे पास सब कुछ है? केशव जी, मन में इच्छा तो होती है, जी। लेकिन जब भी कभी मैंने किसी के सामने इच्छा प्रकट की, खास करके मुख्यमंत्री का दायित्व लेने के बाद, तो जो मुझे परामर्श दिया गया उसको मैं ठीक मानता हूँ कि मुझे कम से कम जब तक मैं संवैधानिक पद पर हूँ, मुझे शायद अपने आप नहीं जाना चाहिए। हाँ, कभी कोई सरकारी कार्यक्रम में अगर चूँकि ये दो देशों के बीच के मामले होते हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से ही ऐसी कभी योजना बनती तब होता है। अगर ऐसा कोई सरकारी तौर पर कार्यक्रम बनता है तब तो जाना अच्छा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर जाना इस समय अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब मैंने उसी परामर्श को मान करके, जब तक मेरे पास संवैधानिक दायित्व है तब तक मुझे नहीं जाना है। कभी संवैधानिक पद से मानव मुक्त होंगे तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं वापस और बात करते हैं आज विभाजन विभीषिका की। हमारे प्रदेश में मनाया जा रहा है, स्पेशली कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत समय से जब लोग इकट्ठे होते थे इस प्रकार को, जो जिन्होंने ये विभाजन का दंश झेला है, ऐसे जब लोग इकट्ठे होते तो कभी कभी इनको लगता था कि हमको अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 15 साल पहले कुछ अपने पूर्वजों की याद को बनाए रखने वाले जो उनके वारिस आज हैं, उन लोगों ने विचार किया कि हमको कोई एक संस्थान बनाना चाहिए। पंचरत्न शहीद स्मारक ट्रस्ट बना, और वो पंचरत्न शहीद स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया। बिल्कुल। और फिर इस बात की और प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में भी कहीं ना कहीं आखिर इस प्रकार के विभाजन की पीड़ा झेलने वाले लोगों का विचार रहा होगा, तो उन्होंने जो पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि हमको 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका त्रासदी स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को मनाना चाहिए। तो उससे ऐसे समाज के अंदर एक मन में एक जोश भी आया कि चलिए, देश के प्रधानमंत्री ने, आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये जो एक बात रखी है, तो मन को एक उत्साह भी मिला, संतोष भी हुआ।
और मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक अवसर दिया है। और आज जो है 14 अगस्त को हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मना रहे हैं, तो ये वास्तव में उन्हीं के कारण से ये सब हो रहा है। मोदी जी का हम भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस समाज की उस दुख दर्द को समझा और ये इस तरह से प्लान हुआ कि आज हम लोग उसको खुले रूप से मना रहे हैं। तो आज वास्तव में जो हमारा ये अमृत महोत्सव 75 साल आज़ादी के मनाए जा रहे हैं, ये अधूरा होगा यदि मैं ऐसे उन सब अपने पूर्वज जिन्होंने शहादत दी, और ये स्वतंत्रता के एक प्रकार की आखिरी शहादत थी, तो ऐसी आखिरी शहादत देने वाले अपने उन पूर्वजों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसी प्रकार हमारी नई पीढ़ी इस सारे विभाजन वाली इस विवक्षा से भी प्रेरणा लेती रहे और देश प्रेम का जज्बा, उनकी भावना ये हमेशा हमेशा बनी रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। लेकिन आपसे बगैर इजाज़त लिए मैं खटरां दी झलार वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ आपसे बगैर इजाज़त लिए कि भाई साडी खटरां दी झलार सानू दस दो कित्थे है पई किवें है पई ते साडे ਜਿਹੜੀ ਉਹ झलार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਈ ਉਹ ज़रा पता करके दसो। उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ज़बान भी सुन वैसा। ये मैंने आपसे चलो धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इस प्रकार से आपने आह्वान किया।